हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की न्यू सोशल साइंस की जो बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। बच्चों, इसके नोट्स मैंने पहले ही दे दिए हैं आपको, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन वो भी मैंने आपको पहले ही दे दिए, क्योंकि सब बच्चों ने बोला मैम चैप्टर बाद में एक्सप्लेन कर देना, पहले नोट्स दे दो, वो हमें पढ़ने में आसानी रहती है। तो नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके चेक कर लेना। आज मैं आपको फुल चैप्टर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिनको कोई इशू आएगा आप यहाँ से देख सकते हो। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। नेचुरल का मतलब जो हमको नेचर से मिलते हैं। कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू। सोशल साइंटिस्ट को मालूम है कि अब हमें क्या करना है। वी मस्ट मूव टूवर्ड अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। रीजनरेटिव का मतलब जो खुद से ही जनरेट होती रहती है बार बार, हमें उसमें कुछ नहीं करना रहता। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद द नेचर, जो नेचर के साथ प्यार से रहे, उसका भी ध्यान रखे, उसको सिर्फ मिसयूज नहीं करे। एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद द नेचर, रीपर्पसिंग यूज रिसोर्सेज, जो यूज रिसोर्सेज हो चुके हैं हमने जिनको यूज़ कर लिया उनको भी दोबारा से किसी यूज़ में ला सकें, रिसाइकल कर सकें, वेस्ट मिनिमाइज करें, एंड रीप्लेनिशिंग डिप्लीटेड रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा से नेचर में लेकर आएँ। We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate regenerator and recycler of all the resources। तो हमारी नेचर है वो, उसमें इनबॉर्न इतनी एबिलिटी है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकती है, खुद को रिसाइकल भी कर सकती है सारे रिसोर्सेज। तो हमें नेचर को टाइम देना चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सबके सब क्लियर हो जाएंगे। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, ये हम पढ़ेंगे आगे। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। What are the implications of unsustainable use या over exploitation of the natural resources। तो मैं सारे आंसर्स आपको आगे पढ़ाऊंगी। चलो पहले ये दो डायग्राम देख लेते हैं किस चीज़ के हैं। अ माइक्रो हाइडल प्लांट इन हिमाचल प्रदेश, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये हिमाचल प्रदेश में एक माइक्रो इन्होंने हाइडल प्लांट बनाया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जो पानी आता है ना, जिस स्पीड से आता है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा डायग्राम है आपका जहाँ पे ये ओशियन से ऑयल निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल कर रहे हैं। आपको पता है ना हमारा ऑयल अंडर द अर्थ मिलता है और अंडर द ओशियंस मिलता है। व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, नेचर रिसोर्स कब बन जाता है। शॉर्ट में बताती हूँ, जब आप जैसे नेचर में प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वाटर है, सोलर एनर्जी है, सब कुछ है, सन की एनर्जी है, जब इंसान इसको इस्तेमाल करने लगता है अपने कंजम्पशन के लिए, तब जो है वो चीज़ रिसोर्स बन जाती है। जैसे मान लो ट्रीज तो लगे हुए हैं नेचर में, वो तो नेचर का ही एलिमेंट है। तो उन ट्रीज से जब आप काट के अपने घर का फर्नीचर बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, तो वो रिसोर्स बन गया ट्री। ठीक है। Now, one of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of our environment, but have not been created by the human। तो नेचर का मतलब ये है जो हमारे अराउंड जो जिंदा है, जो मरे हुए चीज़ें हैं, मतलब जो जिंदा नहीं है, वो सब इन्वायरमेंट जो हमारा बनाती हैं वो सब नेचर ने ही बनाया है। When human use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of the nature become resources। जब ह्यूमन बींग्स इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करने लगते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, तो ये रिसोर्सेज बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, they exist independently of humans। when we cut them and convert their wood into furniture, we see the trees as a resource। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया ना। often these entities are not easily accessible। For example, there may be petroleum in the places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable, like cutting trees in sacred groves। So, फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड एज रिसोर्स, अब वो बता रहे हैं एक चीज़ कि सारी की सारी एंटिटीज़ हमारे उसमें नहीं है, किस में कह सकते हैं उसको, हमारी रीच में नहीं है। मान लो जैसे आपका पेट्रोल है, वो आपको अंडर द ओशन मिलता है। कोई एक आम इंसान तो जाके उस पेट्रोल को निकाल नहीं सकता, उसको निकालने के लिए हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। अब अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर हमारे पास वो जो चीज़ है जो हमको वो एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए हमारे पास वो पैसे ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत कॉस्ट आ रही है, या फिर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब सेक्रेड ग्रूव्स मालूम है आपको, वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे वो प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं कि उस एरिया में उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो हम उन एरिया से कुछ भी एक्सट्रैक्शन या कुछ भी ट्रीज नहीं कट कर सकते, तो वो रिसोर्स नहीं बन सकते। तो एक रिसोर्स को बनने के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए। तो वो 3 चीज़ें क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 3 चीज़ें अगर हैं तभी आपकी कोई भी चीज़ रिसोर्स बन सकती है। ओके। यूजुअली द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन हैज़ अ नेगेटिव
चलो आगे चलते हैं। द अर्थ हैज़ ट्रेजर्स मैनी ऑफ विच हैव फाउंड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। तो वो कह रहे हैं अर्थ के अंदर ट्रेजर, खजाना छुपा हुआ है जो कि मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं उसे बनने के लिए। एंड विच ह्यूमन हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़। तो ह्यूमन ने वो निकाल लिया और उसको पता भी चल गया कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो उन ट्रेजर्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका वाटर, एयर, सॉइल, एंड ऑल्सो नॉट सो ऑब्वियस वंस लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन, मेटल ओर्स, टिम्बर एटसेट्रा। तो ये सब भी आपके ट्रेजर्स में आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ की, राइट। सो वो कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर जी मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं इन चीज़ों को बनने के लिए, और अब इंसान ने इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया है, ठीक। ये देखो आपको फर्स्ट फिगर दिखाई है जिसके अंदर वो प्लोइंग कर रहा है आदमी अपने बैल के साथ। तो जेंटल प्लोइंग हो रही है, इसके अंदर कोई भी इकोसिस्टम खराब नहीं होगा। इकोसिस्टम कैसे, जैसे अर्थ के अंदर अर्थ वॉर्म्स ये सब होते हैं जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, वो सॉइल को बहुत पोरस बनाते हैं और उसके फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कोई इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है हनी फ्रॉम बी हाइव। तो ये मधुमक्खी के छत्ते से वो ले रहे हैं हनी। Now don't miss out. In many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this. In such tradition, nature is a nurturer and nourisher. Do you know the practices that reflect this? तो वो बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा जो हमारा इंडियन कल्चर है, हम उसमें नेचर को मदर अर्थ मानते हैं, हम उसकी पूजा भी करते हैं, राइट। हमारे पास जैसे तुलसी प्लांट है, हम रोज़ उसको पानी देते हैं, जल चढ़ाते हैं उनको, होली प्लांट है वो हमारा। पीपल ट्री है आपका, वो भी होली ट्री है। आप सूर्य को रोज जल चढ़ाते हैं, तो वो सब हमारे ट्रेडिशंस में आता है। ये हम नेचर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, टेक अ पॉज, लुक एट योर सेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू। वट इज द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ देम? एट सम पॉइंट दे ऑल लीड टू नेचर, इवन द प्लास्टिक बटन ऑफ योर शर्ट। तो वो कह रहे हैं आपके पास जो वो चीज़ें हैं ना, आप जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ हमें नेचर से ही मिली हुई है। इवन जो आपकी शर्ट पे प्लास्टिक का बटन दिया हुआ है ना, उसमें भी नेचर इन्वॉल्व है। In short, we apply the term natural resources to the material and substances that occur in nature and are valuable to humans. तो natural resources क्या हो गए, वो material जो कि nature में exist करते हैं और जो कि human beings इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उनके लिए valuable हैं। Now category of natural resources. In science, we learned the usefulness of categorism and naming. We use some shared characteristics when we categorize idea or things. We name the categories so that we can refer them with just one word or a short phrase. When these names and meanings are shared across the group of the people, it helps us to discuss a set of ideas or the things without needing to describe them every time. We can communicate more effectively too. In earlier classes, you learned about the living and the non-living things. As soon as we use these words, you know what they mean. सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द कैटेगरीज। कुछ नहीं है इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कैटेगराइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को उसकी सिमिलैरिटी या फिर उसके डिफरेंसेस की वजह से उसको कैटेगराइज करते हैं तो हमारा पढ़ना आसान हो जाता है, हमें पता लग जाता है अगर इस कैटेगरी में ये चीज़ें आ रही हैं तो उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरी कैटेगरी के अलग होंगे। तो बस यही समझाया इसके अंदर। चलो आगे चलते हैं। थिंक अबाउट इट, व्हाट माइट बी द डिफरेंट क्राइटेरिया वी कैन यूज टू कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो कह रहे हैं हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करना है, तो किस तरीके से करेंगे। वन ऑफ द वेज वी कुड कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन द यूजेस वी पुट देम टू, असेंशियल फॉर आवर लाइफ, सोर्सेज फॉर मटीरियल एंड सोर्सेज फॉर एनर्जी। तो वो कह रहे हैं किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आई आपके रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। ये तीन चीज़ें तो ज़रूरी है ना। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए आपको, खाना खाने के लिए चाहिए, और क्या चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए। ये थ्री चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं, सब नेचर से मिलती है। We take these from atmosphere, the river and the pond and through the cultivation of the soil or the living things. तो समझ में आ गया सब हमें कैसे मिलता है। पानी हमको वाटर रिसाइकल हो जाता है, रिवर, पॉन्ड्स, ये सब लेक से हमको पानी मिलता है। खाना कैसे मिलता है, जब हम सॉइल के अंदर बीज डालते हैं तो उसमें प्लांट्स उगते हैं, हमको खाना मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते हैं। और ऑक्सीजन तो आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में है। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल विच गिव अस फूड। ये तीनों चीज़ें हमारे बस में ही नहीं है, हम बना ही नहीं सकते इनको। तो ये हो गए रिसोर्सेज विच आर असेंशियल फॉर लाइफ, उसके बेसिस पे कैटेगरी कर लिया। दूसरी कैटेगरी है रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग क्रिएट्स physical object out of nature gift. We make them for our utility or create things of beauty that enrich our lives and those for the others. A piece of wood can be transformed into a chair and also carved into a statue.
इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द वुड और द मार्बल और एंड कोल टू गोल्ड। तो वो कह रहे हैं जो हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे हमने ट्री से आपका फर्नीचर बना लिया, हमने गोल्ड से अपने ज्वेलरी बना ली, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मैन मेड हो गई। ठीक है, तो अब हम ये हो गए रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स, जो कि हमने फिजिकल चीज़ें बना दी, हमने नेचर के गिफ्ट से, जो नेचर ने हमको दिया उससे हमने और चीज़ें बना दी, तो उसको बोलते हैं आप रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। तो आपको मालूम है हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स कौन सा है अर्थ पे? सन। एनर्जी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न लिविंग, इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। This energy can come from diverse natural resources, coal, water, petroleum, natural gas, sunlight, wind, etc. तो वो कह रहे हैं रिसोर्सेज फॉर एनर्जी में एनर्जी तो है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लिविंग में। हर चीज़ में आपको एनर्जी लगती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिलती है, बिल्डिंग्स फॉर आवर बिल्डिंग्स, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सामान को भेजते हैं, और जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं आपके, तो सब में एनर्जी यूज़ होती है। और वो आपको कहाँ से मिलती है? अलग अलग चीज़ों से मिलती है। वाटर से मिलती है आपको इलेक्ट्रिसिटी, कोल से आपको एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी, फिर पेट्रोलियम से आपकी कार और आपकी सब चीज़ें चलती हैं, नेचुरल गैस होगी जिससे आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं, सनलाइट से सोलर एनर्जी, वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है, और विंड एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी हमारे यूज़ आती हैं। अब ये देखो यहाँ पे रिवर वाटर है अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज ग्लेशियर्स एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट। जब तक दुनिया में फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और ग्लेशियर्स हैं, मतलब पानी है, तो ये क्या आपके रिन्यूएबल रिसोर्स पानी रहेगा आपके पास। Now we make timber from the forest is limited quantities for a long time if allow it to regenerate. So we can ये देखो ये टिम्बर ले रहे हैं वो फॉरेस्ट से, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ले रहे हैं, कम कम ले रहे हैं, ताकि लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल कर सकें। एक साथ ही पूरा जंगल काट देंगे तो बेचारे को रीजनरेट होने में, दोबारा बड़े होने में कितना ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल क्या होते हैं? जो हमको वापस अपने आप नेचर रिप्लेनिश करके, मतलब दोबारा नेचर में अपने आप वापस आ जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो कि दोबारा वापस नहीं आते, राइट। वो बहुत लंबे टाइम, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं वो चीज़ें बनने में, और उसके बाद अगर ह्यूमन बींग्स उसको ढंग से जुडिशली यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, मतलब वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। तो समझ में आ गया, रिन्यूएबल जो अपने आप वापस आ जाते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये अपने आप वापस आ जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो कि जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये आपको दोबारा मिलने वाले नहीं है अगर आपने ढंग से यूज़ नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी होता है, आपको आना चाहिए। लेट्स रीड इट। अ सेकेंड वे ऑफ कैटेगराइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज कुड बी बेस्ड ऑन वेदर दे आर रिन्यूएबल और नॉट। तो सेकेंड वे क्या है कैटेगराइज करने का, कि वो रिन्यूएबल है या फिर नहीं है। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट इट फंक्शन एज अ रेस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव वे। रेस्टोरेशन और रीजनरेशन दो अलग टर्म्स हैं। रेस्टोरेशन का मतलब होता है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लो एक जंगल में आग लग गई, तो वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, अब आदमी गया, उसने सारे वो जो बचे हुए वो सब वेस्ट था वो हटाया, वहाँ पे दोबारा से रीप्लांटेशन किया, दोबारा से ट्रीज़ लगाए, वो फॉरेस्ट फिर से बड़ा हो गया, उग गया, उसको कहते हैं रेस्टोरेशन। इसमें ह्यूमन बींग्स आ गए। लेकिन रीजनरेशन क्या होता है? जैसे मान लो फॉरेस्ट फायर लगी, पूरा जंगल तबाह हो गया, और फिर कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वहाँ पे दोबारा से पेड़ खुद से उगाए, उसको कहते हैं रीजनरेशन। तो ये नेचर का खुद का ही एबिलिटी होती है कि वो उसको रीजनरेट कर दे। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएंगी एग्जाम में। Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. Nature heals, renews and maintains herself over time. जैसे a cut on your skin. तो कोई भी अगर आपको कट लग जाता है आपकी स्किन पे, तो वो थोड़े टाइम के बाद हील कर जाता है। अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। और रीजनरेशन क्या होता है? इट गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन, इट इज़ अबाउट नेचर्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशंस फॉर थ्राइविंग। तो नेचर खुद ही उस चीज़ को रीजनरेट कर लेती है, दोबारा से क्रिएट कर लेती है। We plant trees in the areas that may have lost them on account of human interventions like clearing forest for housing. तो मतलब हमने ट्रीज प्लांट कर दिए एक ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले हमने कट किए थे। Planting the type of the trees that were originally growing there restores the ecosystem. The trees provide food and shelter for the birds, squirrels and other creatures, enabling life to return. तो जब हमने दोबारा से ट्रीज प्लांट किए तो वहाँ पे दोबारा लाइफ भी आ गई,
एनिमल्स का हैबिटेट वापस आ गया, स्क्विरल्स वगैरह सब के सब आ गए और इकोसिस्टम फिर से सही हो गया, बैलेंस हो गया। नेचर वर्क्स इन साइकिल्स वेयर देर इज नो वेस्ट। टेक अ फॉरेस्ट, लेट्स से अ ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, इट डिकम्पोजेज विद द बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन इट। अब वो कह रहे हैं नेचर इस तरीके से काम करती है कि वहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। कैसे, जैसे फॉरेस्ट हो गया, वहाँ पे कोई ट्री जो है वो नीचे गिर गया, कट गया या टूट गया अपने आप, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, वहाँ उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगाई और ये सब चीज़ें एक्ट करेंगी और वो डिकम्पोज होगा और उससे फिर वो आपका कॉम्पोस्ट मतलब मैन्योर बन जाएगा और वो सॉइल को फिर से फर्टाइल बना देगा। न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स, इवेंचुअली सम विद फॉल एंड द साइकिल स्टार्ट्स अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से वो साइकिल चलती रहती है निरंतर। These are the example of nature's principle of restoration and regeneration in practice. Now we will read renewable resources. Renewable resources exhibit these characteristics over time. Most of the India has abundant sunshine. So renewable मतलब जो बार बार आते रहते हैं और यही characteristics होते हैं उनके कि वो regenerate खुद से होते रहते हैं। जैसे sunshine हो गया आपका। In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers. Forests renew themselves, soil replenishes itself through the natural processes and so on. तो जब रेन आती है तो आपके नदी नाले रिवर फिर से भर जाते हैं, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं, पानी आ जाता है, फॉरेस्ट जो होते हैं वो खुद ही ट्री गिर जाता है, फिर से सीड से उग जाते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर सॉइल जो है अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है, जैसे वो ट्री गिरा था उसके ऊपर या डेड प्लांट्स, एनिमल्स वो सब मैन्योर बना लेते हैं और इस तरीके से काम चलता है। Solar energy, wind energy, energy from flowing water, timber from forest are renewable resources as long as we are able to manage them in sustainable manner. तो जो आपकी सन की एनर्जी है, विंड की एनर्जी है, आपका वाटर है, आपके जो फॉरेस्ट से हमें लकड़ी मिलती है, ये सब रिन्यूएबल है, मतलब ये सब आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको जुडिशली यूज़ किया। However, फॉर देम टू रिमेन रिन्यूएबल देयर इज़ अ कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि ये सब रिन्यूएबल रहें, ये सब बार बार हमको मिलते रहें, तो उसके लिए कंडीशन है। द नेचुरल रिदम ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। इफ़ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो ट्रीज, वी विल इवेंचुअली डिप्लीट द फॉरेस्ट। वो कह रहे हैं कि मान लो एक टिम्बर ट्री को उगने में कुछ टाइम लगता है, कुछ साल लगता है, लेकिन आप जो है आपने 1-2 महीने में ही सारे ट्रीज कट डाउन कर लिए, तो उतने में तो कोई भी ट्री ग्रो नहीं करेगा ना, तो उसकी वजह से वो डिप्लीट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। साइंटिस्ट हैव शोन दैट थ्रू इररिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस मेनी ऑफ द नेचर साइकिल्स हैव बीन डिस्टर्ब्ड। तो अगर हमने इतने ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल तरीके से नेचर की चीज़ों को इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से नेचर की साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। A combination of several factors interacting, fossil fuel driven industrialization and the cutting down of the forest for agriculture and other purposes are two of them. तो किसकी वजह से हमारी नेचर गड़बड़ा गई है? एक तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको फॉसिल फ्यूल्स बहुत लगते हैं, आपके कोल और पेट्रोलियम हो गए। दूसरी चीज़ उनको ट्रीज़ बहुत ज़्यादा कट करते हैं वो लोग, उनके लिए ज़रूरत होती है। तो इन दो चीज़ों की वजह से इकोसिस्टम बिल्कुल बैलेंस ख़राब हो गया है। This has led to rising temperature that we are experiencing. On account of this, the glaciers in some places in the Himalayas are melting at the rate faster than the precipitation can replace them. This has implication on water security for the population living in the plains dependent on the water tower. तो वो कह रहे हैं क्यों इन सब जो आपकी इंडस्ट्रीज है वहाँ से क्या निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है और इससे क्लाइमेट चेंजेस होने लगे हैं। ग्लेशियर जो होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ने लगी है और वो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं टाइम से पहले ही, और वो लोग जिनको उसी के पानी की ज़रूरत होती है उन लोग को वहाँ उस टाइम पे पानी नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरा ये साइकिल ख़राब हो चुकी है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं अननेसेसरली ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। नाउ डोंट मिस आउट। Traditionally, communities had a system of regulating or refraining from fishing during the spawning season to enable the maintenance of the fish population. Spawning season क्या होता है? जब फिशेज आपकी एग देती हैं और फिर उससे आपके दोबारा नन्ही नन्ही फिशेज आती हैं, तो उस सीज़न में वो लोग फिशिंग करते ही नहीं थे ताकि दोबारा से फ़िश की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए और वहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन रहे। However, the commercialization of the fishing resulting in overfishing. बट अब क्या हो गया, अब इतनी ज़्यादा फिशेस बिकने लग गई हैं मार्केट में, इतनी उनकी हाई डिमांड है, तो उसकी वजह से ओवर फिशिंग हो रही है। इन द केस of a type of a fish called tuna, for example, the rapid and extensive decline in the population led to some agreements on control of the fishing. अब एक टूना फिश है, उसकी बहुत डिमांड है, तो उसकी वजह से वो बहुत कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, और उसके लिए हमने एग्रीमेंट्स बनाए हैं टू कंट्रोल इट्स फिशिंग, कि उसे फिशिंग कम की जाए।
Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimps, etc. is on decline. तो टूना फिश बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ओशियन या वाटर का इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बैलेंस बना के रखती है छोटी छोटी फिशेस और या श्रम्स को खा के. डू यू नो ऑफ अदर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस डेट हेल्प द इकोसिस्टम टू स्टे इन बैलेंस? आपको और कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस मालूम है जिसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस पे रहता है? तो ज़रूर बताना. We need industries to produce the goods we consume. The process also create waste that are frequently discharged into the rivers. तो हम लोग को इंडस्ट्रीज तो चाहिए क्योंकि हमें बहुत अलग अलग तरह की अब चीज़ें कंज्यूम करने की आदत हो चुकी है, तो हमें इंडस्ट्रीज चाहिए. लेकिन वहाँ से जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है वो ज़्यादातर रिवर्स में डाल दिया जाता है और उसको ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता कोई कि उसमें से हार्मफुल केमिकल्स खत्म हो जाएं. उसकी वजह से क्या होता है, आपका ओशियन या वाटर बॉडीज़ बहुत पॉल्यूट हो जाती हैं. ऑफन दिस वेस्टेज कैन नॉट डीके टू बिकम द फूड फॉर सम लाइफ फॉर्म. और वो इस तरह का वेस्ट होता है कि वो खाना भी नहीं बन सकता एक्वेटिक एनिमल्स का. इंस्टेड इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन द नेचर साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, लीडिंग टू अ सिचुएशन वेयर द रिवर बिकम पॉइजनस एंड कैन नॉट सपोर्ट लाइफ. तो इन केमिकल्स की वजह से जो रिवर का पानी है वो एकदम पॉइजनस हो जाता है, गंदा हो जाता है. वहाँ पे एक्वेटिक जो है आपके एनिमल्स वो सेफ फील नहीं करते, वो रह ही नहीं पाते. ठीक है, ये देखो यहाँ पे वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इज ऑफन डिस्पोज विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट. डायरेक्ट जैसा आ रहा है वैसा ही वो नदियों में चला जाता है. लेट्स एक्सप्लोर. आइडेंटिफाई ह्यूमन एक्शंस इन योर सराउंडिंग्स दैट रिजल्ट इन नेचर लूजिंग हर एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेट. व्हाट टाइप ऑफ इंटरवेंशंस कैन बी अंडरटेकन टू रिस्टोर नेचर साइकिल? तो ह्यूमन बींग्स के आजकल क्या क्या करें, तो इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहा है इतना सारा. दूसरा, हम लोग भी अगर किसी सी में या फिर कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पे अपना कचरा फेंक के आ जाते हैं. आपने क्रैक्स खाए, कुछ खाया, आपने वो जो पैकेट है उसको पानी में फेंक दिया, तो उसकी वजह से वो चीज़ें अब जो होती हैं, पैकेट्स होती है, प्लास्टिक होता है, बॉटल्स रहती हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स अगर अंदर ले लेते हैं तो उनका पूरा डाइजेशन ख़राब हो जाता है और वो मर जाते हैं उसकी वजह से. ठीक है, तो हमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ बाहर पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं भी नहीं करनी चाहिए. Now don't miss out ecosystem function and ecosystem services. Nature has some inherent ways of working. नेचर के अपना ही तरीका है काम करने का. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो ट्रीज जो है अपने आप ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, आप तो उन्हें कुछ नहीं कहते ना. तो व्हेन दीज नेचुरल प्रोसेसेस बेनिफिट ह्यूमंस वी कॉल देम इकोसिस्टम सर्विसेज. तो जब इन चीज़ों की वजह से ह्यूमन बींग्स को क्या मिलता है, उनको आराम मिलता है, उनको बेनिफिट मिलता है, तो उनको फ़ायदा होता है, तो उनको हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज. वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अ फॉरेस्ट नेचुरली फिल्टर्स वाटर. फॉरेस्ट जो है आपको पता ही, जब रेन वाटर आता है तो उसको नेचुरली फिल्टर कर देता है. दूसरा, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है एंड इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू द एनिमल्स. एनिमल्स वहीं पे रहते हैं अपने फॉरेस्ट में, जंगल में. सो दीज आर इकोसिस्टम फंक्शंस. ये सब क्या है, आपके इकोसिस्टम के फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, वो करते ही हैं इन सब चीज़ों को. व्हेन वी बेनिफिट फ्रॉम clean water, protected farmland and pollinated crops because of that forest, we are receiving ecosystem services from the nature. तो सर्विसेज क्या होगी, जब हमें उन चीज़ों का फ़ायदा होने लगा. ये तो उनके फंक्शंस हैं, वो कर ही रहे हैं, है ना. जैसे आपकी माँ है, वो तो घर में खाना बनाती ही है, तो वो उसका माँ का फंक्शन हो गया. फिर लेकिन जब वो खाना आप लोग खाते हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपको क्या हो गया, इकोसिस्टम माँ की सर्विसेज हो गई. ठीक है ना. ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट. अ मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर डे. दिस वेरीज अ लिटिल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ट्री. तो एक जो ट्री है वो 275 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एक दिन में बनाता है. अ ह्यूमन बींग नीड्स अबाउट 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे. और एक ह्यूमन बींग को देखो 350 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. सो दिस कैन ऑल्सो चेंज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल. किस तरीके का काम करता है, फिजिकल काम ज़्यादा करता है या आराम से बैठता है. सो ओके, इन देयर हाइट, वेट एंड सो ऑन, वो डिपेंड करता है. बट एक जनरल बात उन्होंने बताई है. तो आप देखो कि ऑक्सीजन तो है कम प्रोड्यूस हो रही है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना है. ह्यूमन बींग से ज़्यादा ट्रीज होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आप खुद ही सोच लो. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. टेक अप अ स्मॉल रिसर्च स्टडी टू एक्सेस द टाइप ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन योर रीजन. तो आप एक रिसर्च करो और देखो कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपके एरिया में जहाँ हम रहते हैं. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to access information that you may need. What has been the change in the status over time? Make a small report that identify the reason for the change and what may be done. तो ये आप टीचर के साथ मिलकर खुद से एक्टिविटी कर लेना. अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर क्रिएटेड ओवर लॉन्ग पीरियड्स.
दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड एट द रेट वी यूज़ देम। तो उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोलियम बनने में, ठीक है। अर्थ के नीचे मिलता है आपको, ओशन के नीचे मिलता है। तो इनको अगर हम यूज़ करते रहेंगे बहुत फटाफट से तो ये ख़त्म हो जाएंगे, राइट। उस रेट पे ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं, उस स्पीड पे ये बनते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल जैसे कोल एंड पेट्रोलियम एंड मिनरल्स एंड मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कोल रिजर्व। इंडिया में बहुत अच्छे क्वांटिटी में कोल है हमारे पास। वी माइन coal to meet outgrowing need of the energy, but it has been estimated that the coal reserve in India may last another 50 years। लेकिन ये ऐसा एस्टिमेट किया गया कि जो कोल रिजर्व है, जितना हमारे पास कोल है, वो सिर्फ 50 साल और चल सकता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से कोल की डिमांड भी बढ़ रही है और कोल जो है जल्दी जल्दी डिप्लीट हो रहा है। The demand for the electricity has been increasing as the population expand and development work accelerates। मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा घर भी चाहिए, उतनी ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी, तो कोल बहुत ज़्यादा लग रहा है। टिल मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस बिकम अवेलेबल वाइडली वी नीड टू यूज़ द कोल वी हैव जुडिशली। तो इसकी जगह हमको कुछ और अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम कोल को बचा सकें। ओके, now let's explore what are non-renewable resources that you use daily, directly or indirectly. What are the possible renewable substitutes? What are some steps that can be taken to transition to renewable? अब वो कह रहे हैं ऐसे कौन से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है जो आप रोज़ यूज़ करते हो। तो सबसे पहला आ गया आपका पेट्रोल। पूरी दुनिया पेट्रोल पे चलती है, आपकी गाड़ियाँ, बाइक, स्कूटर सब पेट्रोल के चलते हैं, ठीक। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब व्हाट आर द पॉसिबल इसके रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, राइट, ताकि पेट्रोल आपका कम लगे। चार्जिंग कार्स, स्कूटीज सब आ गई हैं। सो व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट कैन बी टेक टू ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल? तो और क्या स्टेप ले सकते हैं? सबसे पहले तो हमको पेट्रोल का यूज़ करना थोड़ा कम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ का यूज़ कीजिए ताकि पेट्रोल जो है दोबारा आपका रिप्लेनिश हो सके। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अब इसका क्या मतलब है? जैसे आपकी पूरा अर्थ इज़ अ प्लैनेट, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसी जगह पे है कि कुछ जैसे कंट्रीज आ गई दो, उनके बीच में पड़ा हुआ है, आधा इस कंट्री में पड़ा, आधा उस कंट्री में पड़ा। अब नेचर को तो नहीं पता ना भैया तुम्हारी बाउंड्री है, नेचर हैज़ नो बाउंड्रीज, इट इज़ बाउंड्रीलेस। तो अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज हैं। अब फिर उस रिसोर्स की वजह से दोनों कंट्रीज़ में लड़ाई हो जाती है कि भैया वो कहता है कि मेरा रिसोर्स है, दूसरा कहता है नहीं आधा मेरे पास पड़ा है तो मेरा है। तो उस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ जो है वो हो रही हैं, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका रिसोर्सेज का पूरे प्लानट पे। Natural resources are not evenly distributed across our planet or even within the countries. This uneven distribution shapes human settlement, trade pattern, international relation, and conflicts too. Many wars have been fought and continue to be fought to gain control over natural resources. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रीज़ में भी और विद इन द कंट्रीज़ भी, ठीक है। इस अब जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पे चीज़ें अच्छे से अवेलेबल होती हैं, अच्छी फर्टाइल लैंड है, पानी है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे। और जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो वहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि वो दूसरे देशों को उस चीज़ को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और इस सब की वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं कंट्रीज़ में कि रिसोर्सेज किसके ज़्यादा हैं, है ना, है तो वो सबके। अब ये आपको मैप दिया है, आपको जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है ये आपको कोल दिख रहा है, कोल कहाँ कहाँ पे है वो उन्होंने मार्क किया है। उसके नेक्स्ट आपका ऑयल आ गया, फिर आयरन ओर एंड बैकेलाइट, बॉक्साइट, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मार्क करके आपको दिखा दिए, इन जगहों पे ये वाले रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो आप देखो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चीज़ कहीं पर मिल रही है तो कोई चीज़ कहीं पर मिल रही है, ठीक है। आपका कोल जो है वो आपको ऊपर दिख रहा है एरियाज़, वहाँ पे मिल रहा है बोकारो में, और जो आपका ऑयल है वो आपको मिल रहा है यहाँ गुजरात के पास देखो बेसन में। तो इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई चीज़ कहाँ है कोई चीज़ कहाँ है। सो इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर द नेचुरल रिसोर्सेज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल पीपल। तो जो भी इंडस्ट्रीज जहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्स होता है वहीं पे इंडस्ट्रीज आ जाती है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है। ओके, फिर उसी के अराउंड टाउनशिप्स बन जाती है, लोग रहना शुरू कर देते हैं और दूसरे लोगों को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वो जहाँ इंडस्ट्री का सामान वो बनेगा तो वो उसको बेच पाएंगे, तो इस तरीके से जॉब खुलते हैं लोगों के लिए। मोर मॉडर्न फैसिलिटीज़ डैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम एसेसिबल। तो आप लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं। However, these benefits are often accompanied by cost in the short and the long term। तो वो कह रहे हैं लेकिन ये जो बेनिफिट मिल रहे हैं ना, इनके कॉस्ट चुकानी पड़ती है, आपको कीमत चुकानी पड़ती है आगे। We have example from across the world of the people living in the resource rich areas
हु हैव बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। तो कुछ लोग थे ऑलरेडी, वो रिसोर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ रहते थे, लेकिन उनको वहाँ से भगा दिया गया फॉर द डेवलपमेंट। वो कहते हैं हम यहाँ पे कुछ डेवलप बनाएंगे। इन सम केसेज देयर सेक्रेड प्लेसेस आर अंडर थ्रेट लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स, और उनके सेक्रेड ग्रुप्स जो बनाए उन्होंने वो भी थ्रेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। National and international trade depend on the geographical location of natural resources combined with human knowledge and skin and skills। तो वो कह रहे हैं जो ट्रेड भी होता है ना, वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या लोकेशन है आपके नेचुरल रिसोर्स की, कहाँ पे है, किस एरिया में है, उसके बाद ह्यूमन नॉलेज कितनी है और स्किल्स कितनी है। These can create unique products like the wood steel। As we know, trade fueled the development of large empires in India। तो ये देखो, ये शेयर्ड वाटर है, फिगर दिखा रहे हैं आपको, शेयर्ड वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कई जगहों से गुजरती है। Now let's explore. Select any two natural resources. Gather the information for them for their availability across different parts of India। तो कोई भी दो आप नेचुरल रिसोर्सेज उठा लो और देखो कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। मार्क देम ऑन अ मैप। What do you observe about the distribution? What are the type of economic activities connected with them? तो जब आप मैप बनाओगे तो आपको दिखेगा कि इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का हमारे इंडिया में, ठीक है। तो क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उनके साथ जुड़ी है वो बताना। Now discuss the implication of extracting the natural resource in those parts for current and future generation। सो वो कह रहे हैं क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इम्पैक्ट होगा जब वो एक्सट्रैक्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज उन जगहों से, ठीक है। तो हमारी जनरेशन पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आने वाली उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सजेस्ट वेज इन विच वी कैन यूज़ नेचर्स गिफ्ट इन रिस्पॉन्सिबल वे। तो नेचर ने जो हमें गिफ्ट दिया है उसको हमें ठीक से रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आपसे क्या तरीके पूछे हैं कि कौन सा तरीका हो सकता है। ओके ना, नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नेचर को नहीं पता आपकी कौन सी बाउंड्री कहाँ तक है। दिस लीड्स टू टेंशन रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द स्टेट्स एज वेल एज द कंट्री। सो इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है आपके किस तरीके से आप शेयर करें उनको कंट्री में या अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है ना, उसकी वजह से टेंशन है। वन एग्जाम्पल इज द शेयरिंग ऑफ कावेरी रिवर अमंग द कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी। तो ये चारों जगह पे क्या है आपका कावेरी वाटर आता है। अब नेगोशिएशन एंड डेफ्ट मैनेजमेंट वर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्लेस एंड फेयर शेयरिंग। तो अभी लड़ाइयों को सुलझाने के लिए मैनेजमेंट आया है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या करेंगे वहाँ पे। ऑफ कोर्स रीचिंग सच एग्रीमेंट्स बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज़ नॉट ईजी। तो इस तरीके के एग्रीमेंट बनाना आसान नहीं होता है क्योंकि दोनों ही अपनी बात पे अटके रहेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। डिस्कस द फाइंडिंग इन द क्लास। तो बेटा क्लास में ही करना है इसको। अब ये देखो, ये क्या है, मेट्रो डैम इन तमिलनाडु बिल्ड ऑन द कावेरी रिवर। कावेरी के ऊपर इन्होंने एक डैम बना दिया था। नाउ वी विल रीड द नेचुरल रिसोर्स कर्स। अब ये नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या है? कर्स क्या होता है बेटा? अभिशाप। So having abundant natural resources does not guarantee economic prosperity. Some regions rich in natural resources can experience slower economic growth and development. A phenomena economists call the natural resource curse या फिर paradox of plenty। वो कह रहे हैं कि किसी भी एरिया में अगर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ पे बहुत लोग रहते होंगे, वहाँ बहुत लोग खुश होंगे, ऐसा नहीं है। उस जगह पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो सकती है, ऐसी एरियाज हैं। और उन एरियाज को जो है इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है? नेचुरल रिसोर्स कर्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पुट वेरी सिंपली दिस मीन्स दैट ऑफन हैव प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट अ कंट्री इज रिच। तो खाली नेचुरल रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री अमीर हो गई, ऐसा नहीं है कुछ भी। Frequently, economies are unable to develop industries that convert the resources into products of higher value। तो होता क्या है, उन एरियाज पे कभी कभी इंडस्ट्रीज बन ही नहीं पाती, ठीक है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ वैल्यूबल या हाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके, उनको हम कुछ वैल्यू ऐड कर सके उन रिसोर्सेज को। अभी कोई रिसोर्स तुम्हारे घर में पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो कोई यूज़ नहीं है ना उसका, वो आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से ये है। The chapter factor of production in the latter part of this book will give you understanding of this। तो वहाँ पे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या होता है, कि जब abundant रिसोर्सेज होते हैं किसी प्लेस पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी। इट मीन्स कि वहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है, तो उसको कर्स बोलते हैं। इंडिया हैज़ जनरली अवॉइडेड दिस कर्स
बाय इन्वेस्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज टू मीट आर ग्रोइंग नीड्स। इंडिया ने जनरली तो ऐसा कर्ज हमारे इंडिया में नहीं है, हमने हर जगह पे इंडस्ट्रीज बना दी हैं जिससे कि हम आपकी ग्रोइंग नीड्स को मीट कर सकें। ठीक है, तो इंडिया में अभी ऐसा जनरली अवॉइड हुआ है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स कर्ज होता है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर what do you think are the different inputs required to enable the use of natural resource available in different geographical area। बच्चे सारे क्वेश्चन ना मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। Now, however, the challenge of balancing resources extraction with sustainability remains। फिर भी रिसोर्सेज को बेटा एक्सट्रैक्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Understanding and managing natural resources is a valuable starting point, but human knowledge, good governance, and strategic planning determine whether they become lasting benefits or temporary windfalls। तो कहने का मतलब है कि आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, कितना आपको उसकी नॉलेज है जिसकी वजह से आप और आपके कितनी गवर्नमेंट साथ दे रही है वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, कितनी प्लानिंग है आपकी, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि ये रिसोर्सेज से आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत लंबे टाइम तक, या फिर बस आपका शॉर्ट टर्म का ही बेनिफिट है, वो शॉर्ट टर्म का ही आपको फ़ायदा होने वाला है। रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टीवर्डशिप। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, एकदम दिमाग लगा के जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही इस्तेमाल करो। सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर दैट वी रिस्पेक्ट नेचर एंड यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट एनेबल्स द रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल वंस। तो वो कह रहे हैं अगर आपको इस धरती पर ढंग से रहना है तो आपको एक तो नेचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उनको रेस्टोरेशन और रीजनरेशन, अब आपने दोनों टर्म्स पढ़ ली, तो मतलब वो दोबारा से रीप्लेनिश हो सके, वो रिसोर्सेज जो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे वो बनते रहें। ठीक है, अगर जैसे आप खुद सोचो, मान लो आपके घर में कोई कमाई करने वाला नहीं है, आपके पास सेविंग्स है, आप सिर्फ उन सेविंग्स को ख़त्म किए जा रहे हो, तो एंड में क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा आपका पैसा। लेकिन अगर कोई कमाने वाला भी है और आप ध्यान से खर्च कर रहे हो और दोबारा आने दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये हमारे पैसे कम होने वाले हैं तो आप थोड़े खर्चे कम कर देते हो और सैलरी आती है तो आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से हमें नेचर को भी ट्रीट करना चाहिए। जब हमारी नेचर में हमको लगे कि रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो उनको रुक जाओ, उनको यूज़ करना बंद कर दो और लेट देम रीजनरेट या रिस्टोर। ओके, और जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको तो आपको बहुत वाइजली यूज़ करना है, क्योंकि वो दोबारा रिप्लेनिश होने वाले नहीं हैं, उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं और हमारी लाइफ आपको पता ही बेटा 60 to 70 ही होती है। Scientists studying these aspects have warned that the irresponsible treatment of natural resources had led to pollution, biodiversity loss and climate change, which has been taking place at an increased pace in the recent year। तो ये साइंटिस्ट तो ये सब स्टडी करते रहते हैं, तो उन्होंने वार्न कर दिया है पूरी धरती को कि अगर आप इसी तरीके से इर्रिस्पॉन्सिबली आप हर चीज़ यूज़ करेंगे, फालतू में गाड़ियाँ चलाएंगे, इतना पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे और जितना हमारी बिल्डिंग्स, हम फॉरेस्ट काट काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। एक तो हम प्लांट्स काट रहे हैं, फिर जो एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे वो बेचारे चले जाते हैं, अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी, हमारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो सब खत्म हो रहा है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास ये चीज़ें बहुत कम रह जाएंगी। अब करेंगे हम रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Here are two examples of how we are pushing the use of natural resources beyond their capacity to regenerate। तो वो कह रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं हो पा रहे, इतनी जल्दी वो वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यूज़ ज़्यादा हो रहा है। वही मैंने आपको पैसे वाला एग्जांपल दिया, हम ख़त्म ज़्यादा कर रहे हैं, सैलरी उतनी नहीं आ रही। Many farmers in a country extract groundwater for irrigation purposes. In most states, the extraction rate is greater than the rate at which the water table is replenished। अब आपका ग्राउंड वाटर कैसे बनता है, जब आपका ये आपका ओशियन, रिवर, इन सब से वाटर इवापोरेट होता है, उसके बाद वो कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रेनफॉल होती है, क्लाउड्स बनते हैं ना, फिर रेनफॉल हो जाती है, फिर पानी आता है वापस आपकी धरती पे, फिर वही पानी आपका सीप हो जाता है ग्राउंड के अंदर, है ना, सॉइल के अंदर चला जाता है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। लेकिन अब उस हिसाब से ना तो रेनफॉल हो रही है और उस हिसाब से वो पानी नीचे, अब ग्राउंड वाटर बनने में ऐसा थोड़ी एक बार रेनफॉल हुई और सारा ग्राउंड वाटर इकट्ठा हो गया, इट टेक्स टाइम। तो उतने टाइम ज़्यादा लग रहा है उस पानी को आने में वापस, लेकिन हम उसको यूज़ बहुत ज़्यादा करें। फार्मर्स को इरिगेशन करना है तो वो ग्राउंड वाटर काफ़ी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी ख़त्म होता जा रहा है।
Over time, this deficit builds up, leading to higher cost of extraction of groundwater and eventually to its unavailability. तो अभी टाइम में अभी और क्या होने वाला है, जब किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है बेटा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तब उसके एक्सट्रैक्शन में उसको निकालने में उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। फिर से फार्मर्स को बेचारों को पैसा तो कमी हो जाता है इस वजह से, और धीरे धीरे तो ग्राउंड वाटर अनअवेलेबल होने वाला है। It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon. और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि काफ़ी सिटीज़ में अब ग्राउंड वाटर खत्म ही होने वाला है। इनिशिएटिव टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल हैव बीन लॉन्च टू रेमेडी दिस। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनिशिएटिव्स लिए हैं, मतलब ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए जिससे कि हम ग्राउंड वाटर को फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं, दोबारा से उसको ला सकते हैं, अपने रिप्लेनिश कर सकते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, रिजुमिनेशन ऑफ पॉन्ड्स and tanks, cutting down of wasteful consumption of water, processing and reusing water are some of the strategies attempted। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ की है कि पॉन्ड्स वगैरह को रिजुमिनेट करना, जैसे रेन आए आप गड्ढे बना लीजिए, जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है ना वाटर हार्वेस्टिंग की, जगह जगह पे गड्ढे बना लेते हैं, वहाँ पे पानी आ जाता है। ये हमने ब्रिज कोर्स में भी किया कि कौन कौन सी वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स होती है, एक बार आप वहाँ से रिवाइज करना, ठीक है। सो और रीयूज़ करना, वाटर को जो ख़राब वाटर हो चुका है उसको इस्तेमाल करना, इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स हैज़ लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अब हम अगर पेस्टिसाइड्स या केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो उससे सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी कम हो जाती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड सॉइल टू बी पार्ट ऑफ द मदर अर्थ। तो पहले की फार्मिंग कैसी थी, वो सिर्फ कॉम्पोस्ट यूज़ करते थे जो ऑर्गेनिक मैटर होता था। आजकल फिर से ऑर्गेनिक चीज़ें उगाने का सिस्टम आ गया ना कि ऑर्गेनिक खाओ, वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं। Practices like the use of cow dung and other natural fertilizer, mulching, multi-cropping and so on enabled holistic soil management। तो आपने सॉइल मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी पढ़ी थी बच्चे। एक तो हमें कॉम्पोस्ट यूज़ करना चाहिए। कॉम्पोस्ट क्या होता है, आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जब वो उसको बहुत टाइम तक रखे रखते हैं उसमें बैक्टीरिया फंगाई सब एक्ट करते हैं और वो मेन्योर बन जाता है, एक तरह का खाद बन जाता है आपका, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होती है, क्रॉप रोटेशन करना, वो भी आपने सीखी थी। और फर्टिलाइजर जो है नेचुरल ही यूज़ करने चाहिए। इन सब से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिसेस। यहाँ पे देखो डायग्राम देखते हैं, क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ इनजुडिशियस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा भी डाल देते हैं ना तो ये देखो सारी की सारी क्रॉप डैमेज हो गई, क्योंकि केमिकल्स तो किसी चीज़ के लिए भी अच्छे नहीं है। हम भी अगर अपने घर में या खुद केमिकल वाला खाना खाएंगे, वो फर्टिलाइजर जिसमें यूज़ है वो हमारी बॉडी को भी नुकसान करता है। तो हाँ, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, इसलिए जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स यूज़ करने भी हैं तो दे शुड बी इन नॉर्मल या मॉडरेट अमाउंट। Then in our current situation to prevent further degradation, we need to replenish and rejuvenate our soil। हमको अपनी सॉइल को दोबारा से फर्टाइल बनाने के लिए काम करना चाहिए। Now ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ कैसलेट फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब की एक वो आपको बताएंगे शॉर्ट रिपोर्ट कि वहाँ पे किस तरीके से ग्राउंड वाटर को ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। A crisis has unfolded in the fertile plains of Punjab where groundwater resources have been severely depleted। अब क्या हो रहा है, पंजाब में इतना ज़्यादा उन्होंने ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर लिया कि वहाँ पे डिप्लीट होना शुरू हो गया, वहाँ नहीं है अब। Punjab was home to the Green Revolution that fed large portion of the population and contributed India becoming self-sufficient in food। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका, जिसको हरित क्रांति भी बोलते थे, उसमें पंजाब में ही उन्होंने काफ़ी सारी क्रॉप्स उगाई थी जिससे कि सब लोगों को खाना मिला था, ठीक है, हर एक बंदा सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। लेकिन वही पंजाब है जहाँ पर आज ग्राउंड वाटर नहीं है। टुडे द सेम स्टेट फेसेस इश्यूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और आज क्या है, आज उनके पास वाटर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया उन रिसोर्सेज का। Nature has been exploited beyond regeneration, at least in the short term. However, this concern is not particular to Punjab, it affects many other states also। तो अगर कोई पंजाब के बारे में आपको ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पूछेगा तो आप इसमें से ही नोट बनाकर लिख देंगे, ठीक है, कि फर्टाइल प्लेन्स से पहले पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और उसकी वजह से सब लोगों को प्रॉपर दे गॉट ऑल द सेल्फ सफिशिएंट फूड, बट अब नाउ द ग्राउंड वाटर इज इन स्कार्सिटी बिकॉज दे हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड द ग्राउंड वाटर, दे हैव यूज इट विदाउट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ रीजनरेशन। तो ये सबसे आप नोट बना लेंगे। ये खाली पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। In the 1960, farmers shifted to high yielding varieties of wheat and paddy। 1960 में क्या हुआ था, फार्मर्स जो थे उन्होंने, अब ये हुआ क्यों बता रहे हैं पूरा, फार्मर्स ने व्हीट और पैडी, आपका क्या होता है राइस, उसको उगाने के लिए उनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लेकर आए।
These requires more water than the traditional seeds and farmer began to extract groundwater to meet this need. अब हुआ क्या कि ये जो नए न्यू वैरायटी लेकर आए थे उसके अंदर पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, जो पहले नॉर्मल कम लगता था उसमें। अब ज़्यादा पानी होगा तो वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा निकालेंगे, उस वजह से वाटर इम्बैलेंस हो गया। समझ आया? In addition, the supply of free power led to the over pumping of groundwater, a situation still prevalent in much of the India today. तो उन लोग को क्या कहते हैं, फ्री पावर मिलती थी, मतलब वो जो मोटर वगैरह लगती है ना, ग्राउंड वाटर खींचने में मोटर लगाते हैं ना, तो उसकी सब पावर सप्लाई फ्री थी, उनको शायद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं देना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा फ्री का है, पानी निकालते रहो। उनको इतना तो समझ में नहीं आया कि एक दिन ये पानी ख़त्म भी हो सकता है, नीचे कहाँ से आएगा जिस हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। अब जो न्यू वैरायटी थी उसको पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थे केमिकल वाले, और फर्टिलाइजर्स भी बहुत चाहिए थे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स इज दैट द ग्राउंड वाटर लेवल इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द पंजाब हैज़ बिकम इनएसेसिबल टिल डेप्थ ऑफ अबाउट 30 मीटर्स। 30 मीटर्स तक पानी अवेलेबल ही नहीं था। क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई थी, सॉइल बेकार हो गई थी वहाँ की, इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स उन्होंने यूज़ किए, और दूसरा उन्होंने पानी बहुत एक्सेसिवली यूज़ कर दिया। And the chemicals from the pesticide and fertilizer have dissolved in the groundwater causing health hazard. अब वो जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ किया वो कहाँ जाएंगे? सॉइल के बाद अंदर ही जाएंगे ना, अंदर सीप हो जाएंगे, पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे जाके, उसकी वजह से हेल्थ हैजर्ड्स भी होने लग गए। वही पानी फिर आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी क्रॉप्स के लिए, वही हम खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी हेल्थ ख़राब होगी। इसीलिए लोग आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो उसमें केमिकल्स कम होंगे और हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो हमें दो डायग्राम दिए एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो ये साइड में मोटर लगी होगी और ये आपका पंप है, यहाँ से पानी कैसे निकल रहा है। और दूसरी है आपका वेट पैडी फील्ड्स। पैडी आपको पता है, पैडी ग्रो करने के लिए, राइस ग्रो करने के लिए पानी बहुत लगता है, उसमें एकदम वाटर लॉक्ड एरिया रहता है, ऐसा रहता है, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बिन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड। तो 80% पंजाब जो है ना वो ऑलरेडी पानी निकल चुका है, वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इन अदर वर्ड्स वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट ऑफ मच ग्रेटर देन वट इन विच रेस्टोरेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ पॉसिबल। वही रेस्टोरेशन और रीजुविनेशन तो हुआ नहीं पानी का, लेकिन हमने इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया। We can see that food security was ensured for a short term, but the long term consequence will take टाइम एंड एफर्ट टू हील। तो जो वहाँ पे क्या हुआ, फूड की स्कार्सिटी जो थी वो तो कम हो गई, खाना तो सबको मिल पा रहा है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या हुआ, उनका पानी एकदम ख़त्म हो चुका है, और अब क्या होगा? इट नीड्स टाइम टू हील नाउ। ओके, अब ये मैप हमको दिखाया है जिसमें क्या दिखा रहे हैं वो, डेप्थ टू वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़। ये देखो अब मैप में यहाँ पे डेप्थ टू वाटर लेवल है MBGL। MBGL का मतलब क्या है? मीटर्स बिलो द ग्राउंड लेवल, BGL बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ये आपको दिए हुए हैं, जो जहाँ डार्क ब्लू है ना, ये 0 to 2 मीटर्स है बिलो द ग्राउंड लेवल, यहाँ पे पानी मिल जाता है 2 मीटर्स तक। लेकिन जो लाइट ब्लू है वो 2 to 5, और जो उससे भी लाइट है वो 5 to 10 मीटर्स तक आपको पानी मिल जाता है। तो ये तो फिर भी एरियाज़ हैं जो सही हैं। फिर जो आपको लाइट पिंक में दिखाएं एकदम, वो 10 to 20 मीटर्स तक होता है, वहाँ जाके पानी मिलता है। थोड़ा जो ऑरेंज है वो 20 to 40 मीटर्स तक आपको पानी मिलता है, और जो एकदम चेरी रेड दिख रहा है ना आपको, उसमें तो 40 मीटर से भी ज़्यादा खोदना पड़ता है तब पानी मिलता है। ये देखो आपका जो गुरदासपुर है यहाँ पे लाइट ब्लू कलर से है, यहाँ पे पानी है। अमृतसर में देखो वहाँ पे कम पानी है। फिर जो बिल्कुल डार्क रेड कलर की है ना, जलंधर और आपका मोगा, इधर तो पानी 40 मीटर तक भी आप करोगे तो नहीं मिलेगा आपको। और जो बिल्कुल चेरी रेड करके, जैसे ये बरनाता आ गया आपका, यहाँ पे तो पानी आपको मोर देन 40 मीटर्स पे भी नहीं मिलने वाला। तो ये मैप देख लेना, आ सकता है। अब ये देखो जैसलमेर फोर्ट है, ये राजस्थान का। ये मड स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन द 12th सेंचुरी एंड रीफर्बिश्ड लेटर यूजिंग सैंडस्टोन। तो ये किस चीज़ का बना है बच्चों? मड का बना हुआ है। समझ लो, आजकल की बिल्डिंग किससे बनती है? सीमेंट से, तब वो स्ट्रांग रहती है। लेकिन पहले का जो फोर्ट है ये आज भी खड़ा हुआ है, लेकिन ये मड स्ट्रक्चर है। तो सोचो उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना स्ट्रांग था। तो अब हम पढ़ते हैं द केस ऑफ सीमेंट। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट। हम सीमेंट के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, सब सीमेंट के बने हैं। आर हाउसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड अदर बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स ऑल रिक्वायर सीमेंट। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज़ बिन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। और जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है ना, वो सबसे पॉल्यूटिंग होती है। क्यों? क्योंकि इतना डस्ट पार्टिकल्स आते हैं जिसकी वजह से हमारी लंग्स के अंदर चले जाते हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। कहीं कभी देखना जहाँ पे सीमेंट वगैरह होते हैं, जहाँ वो क्रशिंग कर रहे होते हैं, मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना, जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, वहाँ आप जाओगे ना, थोड़ी देर में ही आपको एकदम धूल धूल सी लगेगी।
सारा दिन, बट वो लोग तो काम करते हैं वहाँ, तो यहाँ पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करता है ये। The production of cement has been listed as most polluting industry. The process of production releases fine dust that enter our lungs and those of the animals, damaging them, settles on leaves of the plant, decreasing their yield and cause soil and water pollution too. तो अब देखो इसकी वजह से होता क्या है, जो डस्ट है एक तो हमारी लंग्स में जाती है जिससे हम बीमार होते हैं, फिर वो प्लांट्स की पत्तियों पे भी चली जाती है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, फिर वो एनिमल्स पे भी जाती है, उनको भी दिक्कत हो जाती है, और जब वो सॉइल और वाटर आपके एयर में जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉल्यूशन कर देते हैं। द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज़ क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज और एलिमिनेटेड। तो उन फैक्ट्रीज के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए गाइडलाइंस बना दी गई हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि या तो आप मिनिमाइज एकदम तो ख़त्म नहीं कर सकते, राइट, तो मिनिमाइज करो और अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस करो वहाँ पे। इन एडिशन देयर इज़ अ मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिव मटीरियल्स, और अब हम ऑल्टरनेटिव मटीरियल्स की तरफ भी जा रहे हैं कि सीमेंट ही क्यों चाहिए, कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर सकते हम अपनी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने आपको पहले जैसलमेर फोर्ट की फ़ोटो दिखाई थी कि वो एक मड स्ट्रक्चर था, वो आज भी खड़ा है, इसका मतलब उसमें भी कुछ था कि वो स्ट्रॉन्ग है, खाली सीमेंट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। Alternative materials that reduce pollution, these include the use of traditional material। तो alternative materials कौन से, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, जैसे stone and mud, new plant based material and recycle material from the waste plastic। तो waste plastic को भी अगर रिसाइकल करके हम कुछ ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिससे हमारी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बने, तो क्या दिक्कत है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है डायग्राम में, अ कम्युनिटी बिल्डिंग इन एरोविल कंस्ट्रक्टेड बाय Auroville Earth Institute, which holds the UNESCO chair for earthen architecture. This modern building is made up of mud using special techniques। तो ये पूरी बिल्डिंग जो है मड से बनी हुई है, स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करके। ये आजकल ऑल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं सीमेंट को रिप्लेस करने के लिए। Now what are they doing? Traditional material and method are being combined with the modern technological advances to create new materials that are sustainable। तो जो ट्रेडिशनल मटेरियल्स हैं और वो मेथड्स हैं उनको हम कंबाइन कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। पहले वो जो मड वगैरह यूज़ करते थे उसको नई टेक्निक्स लगा के हम ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो कि सस्टेनेबल है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज लेस पॉल्यूटिंग, प्रोवाइड्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इज डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये बहुत आपका प्रॉपर प्लानिंग से बनते हैं। एक तो इनके स्ट्रक्चर बनने में पॉल्यूशन कम क्रिएट होता है, तो वहाँ के जो लोकल लोगों तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है, और वो डिज़ाइन वहाँ की कैसी क्लाइमेट है उसके दिमाग में रख कर बनाया जाता है। वृक्ष आयुर्वेदा इज एन एंशियंट इंडियन बॉटनिकल साइंस दैट फोकसेस ऑन द स्टडी एंड केयर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो वृक्ष मतलब पेड़ और आयुर्वेदा मतलब स्टडी, आपकी दवाइयों की स्टडी जो होती है। तो इसमें हम, ये बॉटनिकल साइंस है जिसमें हम केयर करते हैं प्लांट्स और ट्रीज की, उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत विद वृक्ष मीनिंग ट्री एंड आयुर्वेदा मीन द साइंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, हेल्थ की मेडिसिन, जो हेल्थ की साइंस होती है। This traditional knowledge system dates back several millennia and was formalized in the text। तो वो कह रहे हैं ये आज की साइंस नहीं, आयुर्वेदा तो काफ़ी पुरानी है, राइट। and was formalized in the text such as Surpala's वृक्ष आयुर्वेदा around the 10th century CE। तो 10th century की बात कर रहे हैं ये, तब ये बुक्स जो है लिखी जा चुकी थी। It has elaborate recommendations on the specific plants to be grown on different soil type and provide intricate methods for seed collection, preservation and pre-planting treatments। तो उसके अंदर इस सारी बातों की नॉलेज दी है ऑलरेडी उन्होंने कि कौन सा प्लांट एक तो आपकी कौन सी क्लाइमेट में सूट करता है, उसके लिए कैसी सॉइल होनी चाहिए। तो जैसी आपकी वहाँ की मिट्टी होगी उसी टाइप से आप अगर आपकी क्रॉप को उगाएंगे तो आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। ये नहीं आपका मन कर रहा है वीट उगाने का, लेकिन वो मिट्टी ऐसी है ही नहीं जहाँ पे वीट उगाया जा सके, तो आपकी क्रॉप फेलियर हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ों की भी नॉलेज होनी एक फार्मर को बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अलग अलग मेथड फॉर सीड कलेक्शन, कैसे सीड्स कलेक्ट करने हैं, कैसे उनको प्रिजर्व करके रखना है, और कैसे और प्लांट करने से पहले, सीड डालने से पहले क्या क्या आपको सॉइल के अंदर प्रिपरेशंस करनी है। इरिगेशन टेक्निक्स के बारे में उसमें लिखा है, किस तरीके से पानी देना है आपको प्लांट्स को। इरिगेशन टेक्निक्स आर इलेबोरेटली डिस्क्राइब विद रिकमेंडेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू द प्लांट स्पीसीज, ग्रोथ स्टेज एंड सीजनल कंडीशन। तो किस टाइप से कितना इरिगेशन देना है अकॉर्डिंग टू द सीजन, क्या किस टाइप का प्लांट है आपको उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इट स्पेसिफाइज पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज थ्रू नेचुरल रिपेलेंट्स एंड प्लांट्स दैट शुड बी ग्रोन टुगेदर। अब पेस्ट रिपेल कैसे कर सकते हैं, आपको पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ करने हैं, किस क्वांटिटी में करने हैं, किस तरीके से आप पेस्ट को भगा सकते हैं, और कौन सी क्रॉप्स आप एक साथ उगाएं जिससे कि आपको सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए।
This form of sustainable agriculture promote practices like crop rotation and mixed cropping टू मेंटेन सॉयल हेल्थ. सॉयल हेल्थ के लिए वो क्रॉप रोटेशन करते हैं, पता है ना, वो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, फिर जो बीन्स होती हैं वो आपका उग जाती हैं अच्छे से, और उन्हीं की वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, और उसके बाद आप दूसरी क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए होती है. तो इसे कहते हैं आप क्रॉप रोटेशन. और मिक्स्ड क्रॉप में क्या करते हैं, आप 2 टाइप की क्रॉप एक साथ ही उगाते हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस बना देती हैं सॉइल का. तो ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, और आज वो दोबारा ला रहे हैं, क्योंकि न्यू केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से सिर्फ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और लोगों की हेल्थ भी ख़राब हो रही है. ठीक है. नाउ वृक्ष आयुर्वेदा ऑल्सो ऑफर्स एडवाइस ऑन प्रॉपर मेथड ऑफ प्लोइंग सॉइल सो एज टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर. अब अगर आपने अपनी सॉइल सबसे पहले प्लो ठीक से कर दी बेटा, तो अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर कर लिया, तो आपका सॉइल का मॉइस्चर भी रिटेन रहता है. as well as facilitate the growth of living organism in the soil like fungi, bacteria and earthworms. तो ये सब फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ये फार्मर की सॉइल की जो है फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. अगर आप बहुत गंदे से प्लो करेंगे तो उससे ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. तो किस टाइप से सॉफ्टली प्लो करना है वो भी उस सारी बुक में लिखा है. Now, a caselet from Sikkim. Pima's family farm in Sikkim faced declining yield and mounting debt from expensive chemical inputs. अब पीमा की फैमिली जो है वो सिक्किम में रहती है, उन्होंने देखा कि उनकी जो पैदावार है ना उनकी क्रॉप्स की, वो बहुत कम होती जा रही है और उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब खर्चे उनके ज़्यादा हो रहे हैं. आजकल आपने देखा होगा फार्मर्स कितने परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको उतने पैसे नहीं मिल पाते अपनी क्रॉप्स के लिए, उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाता है उनका. ठीक. तो when the state government announced a policy to promote organic farming throughout the state, Pema's family decide to try. तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, और उन्होंने गवर्नमेंट ने भी साथ दिया. तो पेमा फैमिली ने सोचा चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़ायदा होगा. इट वॉज नॉट ईजी ट्रांजिशन. इनिशियली द यील्डिंग क्रॉप ड्रॉप्ड एज द सॉइल वॉज रिकवरिंग फ्रॉम ईयर्स ऑफ केमिकल यूज़. पहले उन्होंने बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हुए तो सॉइल के अंदर. अब क्या हुआ, एकदम से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो नहीं होगा ना, सॉइल को फिर वही रिजुविनेट होने में, ठीक होने में, फर्टाइल होने में वापस से टाइम लगेगा. सॉइल अपना टाइम लेगी. अब कोई हम भी बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन एकदम से ठीक नहीं होते ना, वी टेक टाइम 4 to 5 days ऑफ रेस्ट. बट वो सॉइल का केस है तो उसको ज़्यादा लंबा टाइम लगता है. तो एकदम से जो है उनकी ईल्ड जो है बढ़ी नहीं, मतलब उनकी पैदावार बढ़ी नहीं, वो ड्रॉप हुई. क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक उन्होंने केमिकल यूज़ किया था, और जिसकी वजह से अभी सॉइल दोबारा ठीक हो रही थी. द फैमिली स्विच टू कॉम्पोस्ट, प्रिपेयर नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट यूजिंग नीम एंड गार्लिक एंड स्टार्टेड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स अक्रॉस द ईयर. तो अब उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिसेस की ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चों? कॉम्पोस्ट बनाया, मैंने आपको बताया कैसे बनता है. फिर नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट, मतलब पेस्ट को दूर भगाने के लिए नीम पता है ना, बहुत कड़वा होता है, और गार्लिक, लहसुन, उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, उनसे पेस्ट भाग जाते हैं. और उन्होंने मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जिसे क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. ये सब प्रैक्टिसेस फॉलो करी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए. आफ्टर अबाउट 5 years पेमास फार्म वर थ्राइविंग. अब 5 साल जब उन्होंने मेहनत करी लगकर, तो उनके एकदम जो फार्म से वो थ्राइव करने लगे, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार होने लग गई. शी वॉज एबल टू सेल हर कार्डमन, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइसेस. अब जब पैदावार अच्छी होगी, जैसे आपके कार्डमम है, आपकी इलायची है, जिंजर मतलब आपका अदरक हो गया, एंड जितनी भी ट्रेडिशनल वहाँ पे वेजिटेबल्स हैं वो सब बहुत अच्छी होगी, मतलब टेस्ट भी तो आता है ना वेजिटेबल्स में. In 2016, सिक्किम became a 100% ऑर्गेनिक स्टेट. और सिक्किम जो है 2016 में ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, वहाँ सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे. विद ऑल ऑफ इट्स फार्मलैंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक. तो जितने भी उसके वहाँ पे फार्म्स हैं ना, सब ऑर्गेनिक हैं. द इफेक्ट वॉज ट्रांसफॉर्मेशनल. लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश्ड एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स रिटर्निंग. तो इससे ट्रांसफॉर्म देखो सिक्किम, अभी आप देखेंगे ना सिक्किम को, इट इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी. ओके, सो मैं गई हूँ सिक्किम में, बहुत प्यारी जगह है वो. वहाँ पे लोकल बायोडाइवर्सिटी, जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स हैं, सब वापस आ गए. इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब अपने घर पे आ गए. टूरिज्म भी इंक्रीज हो गया वहाँ पे, लोग बाहर से आकर उसको देखने लग गए. टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल एंड फार्मर इनकम ग्रू बाय 20% ऑन एवरेज. और इनकम में भी फार्मर्स की बढ़ावा हुआ. Today, Sikkim serves as a global model, demonstrating that the entire region can successfully transition to sustainable agriculture practices while improving both ecological and economic outcomes. तो वो कह रहे हैं कि सिक्किम तो आज एक ग्लोबल मॉडल बन गया. लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरे सिक्किम को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा दी, पूरा ट्रांजिशन कर दिया, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते. उसकी वजह से इकोसिस्टम भी आपका बहुत अच्छा हो गया, और आपके इकोनॉमिक आउटकम्स, मतलब आपको पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं उस चीज़ के.
नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अच्छे से रिस्पॉन्सिबली यूज करो और वाइजली यूज करो. इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेज सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स. तो अब हमको इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनके बच्चे होने वाले हैं, उनको भी इस्तेमाल करने के लिए मिले ये चीज़ें. अदरवाइज उनकी लाइफ भी तो ख़राब हो जाएगी ना बेटा. और या फिर हम उनकी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें. For example, we need to make the switch to renewable resources of energy for as many purposes as we can. तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा renewable एनर्जी सोर्सेज पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए अपनी डेली नीड्स को मीट करने के लिए, ताकि हम उसको कंजर्व कर सकें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को. ये देखो, ये सैटेलाइट से पिक्चर लिया उन्होंने किसकी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन राजस्थान. इट कैन जनरेट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अबाउट 15% ऑफ द करंट नीड ऑफ राजस्थान. अब आप देख रहे हो, राजस्थान के अंदर उन्होंने एक सोलर वो लगा दिया है, सोलर पावर प्लांट, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक, वो बाकी किसी एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे 15% ऑफ राजस्थान को करंट जा रहा है. अब सोचो कि कितना इम्पॉर्टेंट ये हर जगह होना चाहिए. अब ये देखो, ये इमेज में हमको दिख रहा है एक सोलर फार्म है ये नियर रायचूर कर्नाटका. तो आजकल लोग कर्नाटका में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर एनर्जी को. नाउ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियाज लीडरशिप इन रिन्यूएबल एनर्जी. India and France launched the International Alliance for Solar Energy in 2015, a coalition of sunshine-rich countries committed to harnessing solar power. So जहाँ पे भी सनशाइन रिच कंट्रीज, मतलब जहाँ पे सन बहुत ज़्यादा आता है, हर जगह नहीं आता ना, पोल्स वगैरह पे तो आपको पता है कितनी ठंड रहती है. तो इंडिया एंड फ्रांस ने एक इंटरनेशनल अलायंस किया है सोलर एनर्जी के लिए, जिसको IASC बोलते हैं, इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी. जिसके अंदर क्या होगा, जो सनशाइन रिच कंट्रीज होंगी वो सोलर पावर को हार्नेस करेंगी. द अलायंस फोकसेस ऑन कंट्रीज ब्लेस्ड विद द अबंडेंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. तो जिन एरियाज में पूरे साल भर तक सनशाइन रहती हैं तो वो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगी. इंडिया हैज हेल्प चैनल बिलियन ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस डेवलपिंग नेशन, शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस. अब जो बदला सोलर पार्क है इज अ सिंबल ऑफ इंडिया सोलर एम्बिशन. एक बदला सोलर पार्क है आपका, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से सोलर पैनल्स लगा के वो इंडिया एनर्जी जनरेट कर रही है सोलर से, सोलर एनर्जी. ठीक है, सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ अ कंट्री कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज टू रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स. और हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं उस चीज़ों के. फॉर इंडियंस दिस अलायंस, मतलब ये जो गठबंधन हुआ है, इट रिप्रेजेंट बोथ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. मतलब इन्वायरमेंट के लिए तो हम बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, दूसरा पॉल्यूशन वगैरह हम कम कर रहे हैं, और इकोनॉमिक मतलब लोगों को जॉब वगैरह मिल रही है, तो उस वजह से उनका भी लाइफ अच्छी हो रही है. Even as we deal with the issues, we must be mindful that the distribution and access to the resources, including basic ones like water and clean air, is often unfair to some section of the society. In cities, many areas do not receive adequate and regular supply of drinking water. कुछ एरियाज अभी भी हैं ऐसे जहाँ पे साफ पानी पीने के लिए नहीं है. Air pollution caused by industries and excessive use of fossil fuels affect those who are unable to protect themselves from these hazards. अब जो गरीब लोग होते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर पाते ना बेटा. तो एयर पॉल्यूशन वगैरह होते हैं इंडस्ट्री से, जहाँ पे जिस एरिया में इंडस्ट्री और उसी एरिया में लोग रहते भी हैं आसपास कहीं भी, उसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतें आती हैं. और एयर पॉल्यूशन जो कॉज कर रही है इंडस्ट्रीज, और बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जैसे आपका कोला पेट्रोलियम यूज़ किया जा रहा है, तो वो अफेक्ट्स दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दिस हैजर्ड्स. मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको एक्सपोज होना ही होना है. वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विद द नेचर एंड एक्ट एज स्टीवर्ड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड रेस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. हमें अपनी नेचर के साथ उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको रीजनरेट या रिस्टोर होने का टाइम देना चाहिए. द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह. मतलब संग्रह का मतलब होता है बचा के रखना किसी चीज़ को. द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिज़ायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ द ऑल. कि मतलब अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को छोड़कर, भगवद गीता कहती है कि अपनी सिर्फ ज़रूरतों को छोड़कर सिर्फ फोकस अपना सेल्फिशनेस पे मत लगाओ, एक्ट ऐसा करो कि दूसरों की भी भला हो जाए. हैज़ द टाइम कम फ्रॉम अस दैट कंसिडर दिस सीरियसली. क्या हम सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं? चलो ना, बिफोर वी मूव ऑन, नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो मटीरियल या सब्सटेंसेज जो कि हमारे को नेचर से ही मिलते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल हैं. देर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज. रेन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर यूजफुल कैटेगरीज. तो ये दो कैटेगरीज में हमने बेसिकली इसको डिवाइड किया है.
द रिसोर्स कर्व्स कैन बी ओवरकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। तो रिसोर्स कर्व्स मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे उनका, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजिकली मोर डेवलप होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हम उस कर्व से बचना चाहते हैं। Next, we need to become vigilant about the rate at which we use renewables so as not to overexploit them. Judicious and wise use of non-renewable will enable stretching their use for longer period of time. तो हमें विजिलेंट रहना है, हमें एकदम सतर्क रहना है जब भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वाटर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अरे वाटर को भी वाटर आ रहा है लेकिन उसको ग्राउंड वाटर में बनने के लिए टाइम लगता है, तो उसको रीजनरेट होने का वक्त दो, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइट मत करो। और नॉन रिन्यूएबल को तो बहुत कम यूज़ करो, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, तभी हम लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं इसके एनसीईआरटी के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ये पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स क्या अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, वहाँ से आराम से पढ़ लेना। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, उसका भी एक वीडियो है जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए। इसके बाद भी परेशानी आती है तब बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, आनी नहीं चाहिए। तो लाइक करना मैम की वीडियो को, कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे तुम, तभी तो तुम्हें बाकी वीडियोज़ मिलेंगी। ओके, चलो, टेक केयर, stay aware, bye bye.